चलिए दोस्तों, अब पढ़ना शुरू करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, जिसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे लेक्चर में कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश क्यों कहा जाता है। और लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद आराम शाह को लाहौर के जो रईस लोग होते हैं या तुर्की लोग होते हैं जिनका प्रशासन में हस्तक्षेप ना के बतौर था ऐबक के समय पर, ऐबक की डेथ के बाद वही तुर्की अमीर लोग जो हैं वो आराम शाह मतलब ऐबक को बेटे को राजा बनाएंगे। दिल्ली के अमीर तुर्कों को जब ये बात पता चलेगी तो वो चिट्ठी लिखेंगे शमसुद्दीन अल्तुमस को कि अल्तुमस आप जो हैं वो रूल करिए, गुलाम वंश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आराम शाह उतना बेहतर शासक नहीं है। तो हमने देखा था कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, आराम शाह और इल्तुतमिश, जूद की लड़ाई बोलते हैं। और इस लड़ाई में जो है जीत गया था कौन? इल्तुतमिश। और इस तरह से अब बदायूं का जो गवर्नर है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बनेगा। तो एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी परंपरा निर्वहित होगी। तो चलिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने की और इल्तुतमिश के बारे में समझने की, तो यहाँ इल्तुतमिश जो है इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अच्छे से देख लीजिए, इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यहाँ गुलामों से गुलाम से मतलब है कि मोहम्मद गौरी जो हैं उन्होंने जिस गुलाम को भारतीय विजित प्रदेशों की देखरेख के लिए नियुक्त किया था उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। और ऐबक ने भी अपना एक गुलाम बदायूं के गवर्नर के रूप में शिफ्ट किया था, इसी को कहते हैं अल्तुमश या इल्तुतमिश। तो अच्छे से देख लीजिए, मोहम्मद गौरी का गुलाम है ऐबक और ऐबक का गुलाम है अल्तुमिश, इसलिए गुलामों का गुलाम हम किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश वो व्यक्ति है, इल्तुतमिश वो व्यक्ति है जो हिंदुस्तान में मकबरे निर्माण का पिता भी कहा जाता है। हम पढ़ेंगे आगे कि इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा बेटा था नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाएगी 1229 में। तो जब 1229 में डेथ हो जाएगी तो फिर सबसे पहला तुर्कों द्वारा स्थापित मकबरा हिंदुस्तान में इल्तुतमिश ही बनाएगा अपने बेटे का। तो इसलिए इसको मकबरों के निर्माण का पिता भी कहते हैं और गुंबद निर्माण का भी पिता कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई इस्लामिक कोई भी स्थापत्य कृति बनेगी तो उसमें हम शुरुआत में मेहराब जरूर देते हैं। तो ये मेहराब या ये जो गुंबद आप देख रहे हैं, ये इस तरह से उठी हुई संरचना, ये इस तरह से, ये मेहराब और गुंबद, ये सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही अपने स्थापत्य कृतियों में इनको लागू करवाया था। तो अगर मैं बात बोलूं कि भारत में शमसी वंश को किसने स्थापित किया है, तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि गुलाम वंश 3 पार्ट में डिवाइड था, कुतबी, शमसी और बलबनी। तो शमसी राजवंश जो है शमसुद्दीन अल्तुमिश के साथ ही हिंदुस्तान में शुरू होता है। मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं शमसी वंश की शुरुआत, तो गुलाम वंश के अंतर्गत ही आता है शमसी वंश। तो शमसी वंश की शुरुआत भी जरा जल्दी से बताइए कौन करेगा? तो व्यक्ति का नाम है अल्तुमश। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको याद भी रखनी है कि सुल्तान का टाइटल लेने वाला, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था, सुल्तान की उपाधि लेने वाला सबसे पहला वास्तविक शासक कौन है भैया? सुल्तान की उपाधि लेने वाला सबसे पहला वास्तविक शासक इल्तुतमिश ही है। और इल्तुतमिश वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले दो आब के इंपॉर्टेंस को समझा था। मतलब जहां दो नदियां मिलती हैं, तो दो नदियां मिलती हैं तो उसके बीच का जो क्षेत्र होगा, आजू बाजू का जो क्षेत्र होगा, वह बहुत ही ज्यादा क्या होगा? फर्टाइल होगा। तो सामंतवादी परंपरा को लताड़ लगाने के लिए या सामंतवादी परंपरा को पछाड़ने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया था कि दो आब की जो भूमि थी उसको एकताओं में विभाजित करके, डिवाइड करके, और उससे भी टैक्स वसूला है।
तो दोआब के महत्व को समझने वाला भी पहला शासक कौन है? तो याद रखेंगे, दोआब के महत्व को समझने वाला मतलब दो नदियों के मिलन स्थल के क्षेत्र को समझने वाला पहला शासक जो है वो है आपका इल्तुतमिश। और इस तरह से इल्तुतमिश के बारे में ये बोला जाता है कि भारत में पहला सुल्तान और ऐसा सुल्तान जिसने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया। अब क्या कुछ दिया? सबसे पहले शुरुआत करते बेसिक से। अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के बल पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक का ध्यान अपनी ओर खींचने में सक्षम रहा इल्तुतमिश। मतलब ये वही इल्तुतमिश है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहिलवाड़ा युद्ध के विजय के बाद में एक दास के रूप में खरीदा था। मतलब कहने का यह हुआ कि जो ऐबक है, जब उसने 1197 में अनहिलवाड़ा को जीता, तो अनहिलवाड़ा की जीत के बाद जब ऐबक अपने विजित प्रदेश लाहौर की तरफ लौट रहा था या रुक कर रहा था, याद करिए, तो उसी रास्ते में उसने इल्तुतमिश को खरीदा। और यही इल्तुतमिश जिसने शुरुआत में एक दास के रूप में अपनी जिंदगी स्टार्ट की है, इसने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर, अपनी चतुराई के बल पर ऐबक का ध्यान अपनी ओर बिल्कुल उसी तरह से खींचना शुरू किया जैसे कभी ऐबक ने गोरी का ध्यान खींचा था। और अपनी योग्यता के बल पर ही सबसे पहले सर्वोत्कृष्ट सेना नायक बना, बदायूं को संभाला। और जब बदायूं को संभाल लिया तो निश्चित रूप में ऐबक को लगा कि मेरे जैसा एक शासक है जो मेरी बेटी को भी संभाल सकता है मेरे ना रहने के बाद भी। तो फिर फाइनल में इल्तुतमिश की योग्यताओं से भली भांति परिचित होकर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का हाथ अल्तुमिश के हाथ में दे दिया था। तो इस तरह से अल्तुमिश जो है वो ऐबक का दामाद भी हो जाएगा आगे चल के। तो आप खुद देखिए, जो व्यक्ति शुरुआत में दास के रूप में अपनी जिंदगी शुरू कर रहा है, आगे चल के वही उसका दामाद भी बन जाएगा। तो अब इसके जस्ट बाद में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, तो जैसे बदायूं के गवर्नर से कहानी शुरू की थी, या बदायूं के गवर्नर भी नहीं, शुरू में दास था, फिर ऐबक ने इल्तुतमिश को जवाबदारी दी कि बदायूं के कार्यक्षेत्र को अच्छे से संभालो। तो बदायूं की आवाम के दिलों में काफी कम समय में घर बना लिया, जिस वजह से इल्तुतमिश की लोकप्रियता का पता जब चला किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी जो है उसका हाथ इनके हाथों में सौंप दिया। तो इस तरह से ये बताता है कि इल्तुतमिश सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ा है, एकदम से बपौती संपत्ति उसको नहीं मिल गई है। अब आता है दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम सुल्तान या वास्तविक सुल्तान हम क्यों मानते हैं? तो याद रखिएगा, लाहौर जो है वो राजधानी किसने बना रखी थी? ऐबक ने बना रखी थी। ऐबक ने अपनी प्रशासनिक राजधानी लाहौर को बनाया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान होगा, फर्स्ट रूलर होगा इल्तुतमिश, जिसने लाहौर से प्रशासनिक राजधानी को कहां बुलाया? दिल्ली। मतलब अब दिल्ली में प्रशासनिक कार्य भी हुआ करेंगे और इस दिल्ली में अब सैन्य छावनी या सैनिक व्यवस्था भी देखी जाएगी। मतलब पहली बार दिल्ली को प्रशासनिक राजधानी और सैनिक राजधानी का जो दर्जा है वो कौन दिलवाएगा? अल्तुमिश दिलवाएंगे। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है वो हम मानते हैं इल्तुतमिश को। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक क्यों वर्ड यूज किया? आप समझ गए क्या ये चीज? यहाँ वास्तविक वर्ड यूज करने का मतलब है कि जिसने सच में दिल्ली को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक क्यों है? क्योंकि ऐबक ने दिल्ली को सबसे पहले अपनी सैनिक राजधानी बनाया था। तो इस तरह से आपको चीजों को याद रखना है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुसत्ता संपन्न सुल्तान, अब ये जो टाइटल है अल्तुमिश का, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ऐसा क्या हो रहा है या ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि दिल्ली सल्तनत का संप्रभु संपत्ता
अरे क्या बोलते हैं भाई, संप्रभु, संप्रभुत्ता संपन्न सुल्तान, है ना। तो वो इसीलिए बोला संप्रभुत्ता संपन्न सुल्तान, क्योंकि इल्तुतमिश जो है, अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, साइड में लिख दे रहा हूं। इल्तुतमिश के आने से ही जो सल्तनत बिखरी हुई थी, जो सल्तनत के ज्यादातर एरियाज ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, वो सल्तनत संगठित हुई, पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सल्तनत संगठित हुई, उस संगठित सल्तनत को व्यवस्थित भी करेंगे। सल्तनत में मुद्रा शुरू करेंगे, सल्तनत में बाजार व्यवस्था भी शुरू होगी, सल्तनत में स्थापत्य कृति का विकास भी होगा, सल्तनत की बाह्य आक्रमणों से, जैसे चंगेज खान से, रक्षा भी करेंगे, दिल्ली को प्रशासनिक राजधानी भी बनाएंगे। मतलब जो काम एक सुल्तान को वास्तविकता में दिल्ली के लिए करना चाहिए, चाहे उसकी सुरक्षा हो, चाहे शासन पर नियंत्रण हो, चाहे संगठन हो, चाहे वैधानिक मान्यता हो, है ना, सारे काम कौन करेगा? अल्तुमिश करेगा। मतलब इसमें अगर मैं एक और पॉइंट लिख लूं कि वैधानिक मान्यता भी लेंगे वो। मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान ऐबक था जिसने कोई वैधानिक मान्यता नहीं ली थी, तो ये वैधानिक जो मान्यता लेंगे वो किससे वैधानिक मान्यता लेंगे? खलीफा से वैधानिक मान्यता लेंगे। तो इस तरह से ये सारे काम इल्तुतमिश ने किए हैं। इसलिए दिल्ली सल्तनत का संप्रभु संपत्ता, है ना, संप्रभु सत्ता संपन्न सुल्तान, संप्रभु सत्ता संपन्न सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश को कहा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इल्तुतमिश जो है साम्राज्य को दारुल इस्लाम का भाग समझने वाला था। अब यहां पर आप एक चीज समझिए, कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क व्यक्ति था, उसी का गुलाम है इल्तुतमिश। तो एक चीज दोनों ने क्लियर कर ली थी, इल्तुतमिश ने क्लियर कर ली थी कि अब जो नई टेरिटरी है, मतलब गौरी ने हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की जो जवाबदारी सौंपी थी ऐबक को, तो ऐबक ने यह श्योर कर लिया था कि अब इस हिंदुस्तान पर हम लूट खसोट या नोच के घाव नहीं देखेंगे। मतलब हिंदुस्तानी आवाम के साथ में चूंकि मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो चुका है, तो लूटेंगे नहीं, खसोटेंगे नहीं इनको। हाँ, साम्राज्य विस्तार के लिए नो डाउट लड़ाई जरूर होगी, और जिस तरह से एक माँ अपने बेटे को दुलार करती है या चाहती है, बिल्कुल उसी तरह से इस्लाम के नौनिहाल शिशु के रूप में अब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो ये चीज बहुत अच्छे से कौन समझ गया है? इल्तुतमिश, कि जिस तरह से एक शुरुआती बच्चे को माँ पूरा ध्यान रखकर उसका तवज्जो देती है, उसका पालन पोषण करती है, उसी तरह से भारत में अब इस्लाम का जो है आगमन हो चुका है। इस्लामिक साम्राज्य जो है वह बेहतर तरीके से आगे बढ़े और किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना आए। तो इसी वजह से साम्राज्य को इस्लाम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाने को ही इल्तुतमिश अपना परम कर्तव्य समझते हैं। और जब इल्तुतमिश अपना परम कर्तव्य समझते हैं तो वो एक लाइन ऐसी बोलते हैं जो लाइन बहुत से लोगों को याद रखनी चाहिए। इल्तुतमिश का कहना था कि भारत अरब नहीं है, इसको व्यवहारिक रूप से आप दारुल इस्लाम में कभी परिवर्तित नहीं कर सकते। मतलब यहां व्यवहारिक का मतलब है कि जनरली तलवार के जोर पर इस्लाम एक्सेप्ट करवाया जाए, ये चीज हिंदुस्तान में लागू नहीं हो सकती। हाँ, इस्लाम की अच्छाइयों को देखकर लोग इस्लाम की ओर इन्फ्लुएंस और प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन तलवार के बल पर या तलवार के जोर पर आप 100 में से 20 से 30 लोगों को ही कन्वर्ट करा सकते हो, 70 लोगों को कन्वर्ट आप नहीं करा सकते, क्योंकि मेजॉरिटी भी ज्यादा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ के लोग अपनी धार्मिक भावनाओं में बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो चीज आज बोली जाती है कुछ लोगों के जरिए कि हम हिंदुस्तान को गजवाए हिंद में तब्दील करके रख देंगे, तो आप खुद देख लीजिए, इल्तुतमिश का ही कोट है, दिल्ली सल्तनत का जो बादशाह है उसी का कोट है। जब उसी की हिंदुस्तान में हुकूमत थी तब वो ये नहीं कर पाए, तो फिर निश्चित रूप में आपकी बातों में टाइम लगेगा, या कितनी सच्चाई है वो तो समय ही बताएगा। तो इस तरह से आपको ये चीज भी याद रखनी है। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में
याल्दोज और कुबाचा जो है वो खामोश रहे, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश राजा बनता है तो याल्दोज की जो भूख है साम्राज्य विस्तार की वो जाग जाती है, और तत्काल जो याल्दोज है वो लाहौर तक आ जाता है, और लाहौर तक आकर वो कुबाचा के अधिकार क्षेत्र सिंध और मुल्तान पर भी कब्जा करने की कोशिश करता है, और इस कब्जे पे वो काफी हद तक सफल हो जाता है। इल्तुतमिश दूर बैठे ये सब बड़े आराम से देख रहा है, और इल्तुतमिश को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि यदि याल्दोज को नहीं रोका गया तो सिंध और मुल्तान के बाद उसका अगला निशाना जो है वो दिल्ली ही होगा। तो इसलिए एक अच्छा शासक वही है, एक अच्छा शासक वही है जो आते हुए खतरे को तत्काल निपटाने में यकीन रखे। याल्दोज जो गजनी का स्वामी है, इल्तुतमिश नवोदित दिल्ली साम्राज्य का स्वामी है, इनके बीच एक फाइनल बैटल होगा। इस बैटल में याल्दोज हार जाएंगे, और इतिहास में इसी को तराइन तृतीय की लड़ाई भी कहते हैं। मतलब तराइन तत्ती की लड़ाई में इल्तुतमिश ने याल्दोज गजनी के शासक को हराया था और अपने पहले शत्रु जो हैं उसका खात्मा कर दिया था। लेकिन कहा जाता है कि अभी जो दूसरा शत्रु था जिसका नाम है कुबाचा, उसकी नजरें भी इल्तुतमिश के नवोदित साम्राज्य पर थीं, और कुबाचा को लगता है, जो कि सिंध और मुल्तान का स्वामी था, कि इल्तुतमिश की नवोदित जो सल्तनत है दिल्ली उस पर इजीली कब्जा किया जा सकता है। और फाइनल में इल्तुतमिश की कुबाचा के साथ जब लड़ाई होती है तो सिंधु नदी के तट पर होती है, कुबाचा भागने की कोशिश करता है, लेकिन इल्तुतमिश उसको सिंधु नदी पर डूबने पर मजबूर कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश का दूसरा सबसे प्रमुख शत्रु जिसे कुबाचा के नाम से जाना जाता है, उसे किस नदी में डूबने पर मजबूर कर देता है? नाम है, याद रखेंगे, सिंधु नदी पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, जिनके बारे में आपको ध्यान भी रखना है। तो इस तरह से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम आगे चलें तो सन 1229 वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में बगदाद के जो खलीफा हैं इनका नाम है अल मुंतसिर बिल्लाह। तो याद रखेंगे ये बगदाद के खलीफा हैं, और बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह, मैं शॉर्ट में लिखते रहूं, अल मुंतसिर बिल्लाह जो हैं, अल मुंतसिर जो बिल्लाह हैं बगदाद के खलीफा, ये सुल्तान को मतलब इल्तुतमिश को वैधानिक स्वीकृति देंगे। यह वैधानिक स्वीकृति का मतलब होता है कि सुल्तान जो है वैधानिक स्वीकृति देंगे, मतलब खलीफा जो है उनका प्रतिनिधि है दरअसल में सुल्तान। जैसे खुदा का प्रतिनिधि खलीफा है, खलीफा का प्रतिनिधि है सुल्तान, और साथ में सम्मान सूचक वस्त्र भी प्रदान करेंगे जिसको कहते खिलअत, तो खिलअत भी देंगे। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश बनेगा, क्योंकि सन 1229 में बगदाद के खलीफा से वह वैधानिक पद की स्वीकृति भी ले लेते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि जिस साम्राज्य को, जैसे मान लीजिए ये एक गोला है, इस साम्राज्य को सबसे पहले गौरी ने जीता था, और गौरी के काम को बहुत हद तक आसान किया था गौरी के गुलाम ने, जिसको कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मतलब गौरी के दिशा निर्देशन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडियन प्रदेशों को जीत जीत कर बहुत कम समय में एक बड़ा साम्राज्य बना दिया था। अब गौरी की 1206 में डेथ हुई और 1210 में ऐबक की डेथ हुई। मतलब जो ये नवोदित साम्राज्य है जो गौरी और ऐबक ने बनाया था, अब इस साम्राज्य में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसको संगठित करके कैसे रखा जाए, इस पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे जो साम्राज्य हैं वो इल्तुतमिश को राजा मानने के लिए स्वीकार यदि नहीं करें
तो फिर क्या होगा? तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि सबसे पहले जिन राज्यों ने इल्तुतमिश को राजा नहीं माना उनके खिलाफ चढ़ाई करी और फिर से उनको हराकर उन राज्यों को इस्लामी हुकूमत में लेकर आया। राजकीय प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से चले, प्रशासन में किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, तो इसलिए जिन अमीर तुर्कों ने बुलाया था, तो याद करेंगे जिन अमीर तुर्कों ने बुलाया था तो उनमें से कुछ गौरी के वफादार थे और कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक के वफादार थे। और ये अमीर तुर्क जो थे ये राजा को एडवाइस किया करते थे कि साम्राज्य कैसे चलाना है। कुतुबुद्दीन ऐबक इनसे जरूर मदद लेता था, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया कि गौरी के विश्वास पात्र अमीर तुर्कों में से कुछ को लिया उसने और ऐबक के विश्वास पात्र में से कुछ को लिया उसने। तो इस तरह से 40 अमीर तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया और इन 40 अमीर तुर्क सरदारों का ग्रुप बनाकर हमेशा जो राजा हैं वही सर्वे सर्वा होता था, लेकिन ये तुर्कान चहलगानी, ये 40 नोबल सरदारों का जो संगठन है, इनसे हमेशा मशवरा, इनसे हमेशा सलाह लिया करता था और जब भी इनसे सलाह लेता तो फाइनल में अपने बात को ही लास्ट में मुकम्मल मानता। लेकिन इन सभी 40 जो अमीर तुर्क हैं इनसे सलाह मशवरा जरूर करता था, जिससे शासन प्रशासन पर नियंत्रण हो सके, शासन और प्रशासन में अशांति ना फैले और एक यूनिटी के रूप में, एक ग्रुप के रूप में आसानी से काम किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो याद रखेंगे तुर्कान चहलगानी एक संगठन है, 40 अमीर तुर्की सरदार हैं जो गौरी के भी हैं और ऐबक के भी हैं। इन्हीं को मिलाकर तुर्कान चहलगानी बनेगी, जिनका प्रशासन में हस्तक्षेप भी होगा, जिनका प्रशासन में योगदान भी लेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन फाइनल जजमेंट कौन देगा? माफी चाहता हूं, इल्तुतमिश देगा, है ना। मैंने ऐबक बोला, वो इल्तुतमिश है। तो इस तरह से अब जो है क्या करेगा अपने साम्राज्य को संगठित करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने साम्राज्य को संगठित कैसे करेगा? तो जैसे जो नवोदित साम्राज्य है, ये इतना बड़ा साम्राज्य है, ठीक है, इतना बड़ा साम्राज्य है, तो इस साम्राज्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक मेन व्यक्ति को इस जमीन का मालिक बना देगा। तो इतने बड़े साम्राज्य पर दिल्ली से बैठकर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इल्तुतमिश को यह बहुत मुश्किल लगा, लेकिन इल्तुतमिश ने इसका आसान तरीका यह ढूंढा कि अपने साम्राज्य को बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए और बराबर भागों में बांटा जाए और हर एक भाग का या हर एक भूमि के टुकड़े का नाम दिया इक्ता, और इक्ते की जो देखरेख करेगा वो व्यक्ति होगा इक्तेदार। तो जैसे ये जमीन जो है ये इक्ता हो गई और इस प्रमुख व्यक्ति को बोल दिया इक्तेदार। तो ये जो इक्तेदार है यही इस जगह पर सैन्य व्यवस्था भी बनाएगा। मतलब कभी भी अगर मान लो विद्रोह की स्थिति हो गई है तो इक्तेदार ही देखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इक्तेदार के अंडर में जो भूमि है यहीं से एक कृषि कर सकता है, खुद अपना पेट भर सकता है और कुछ रेवेन्यू जो है वो सेंट्रल मतलब दिल्ली को पहुंचा सकता है। तो जो साम्राज्य गौरी और जो साम्राज्य ऐबक स्थापित करके गए थे, उतने बड़े साम्राज्य पर अकेले दिल्ली से बैठकर रूल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए अपने बड़े साम्राज्य को बराबर पार्ट्स में उसने बांट दिया। अपनी साम्राज्य का मतलब है भूमि को इसने बांट दिया, हर भूमि के टुकड़े को नाम दिया इक्ता, और इक्ते में या एक पर्टिकुलर एरिया के अधिकार क्षेत्र में जो मेन व्यक्ति होगा उसको बोलेंगे इक्तेदार। मतलब अपने साम्राज्य को संगठित करने की कोशिश की, अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने की कोशिश की कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली के जरिए। मतलब इक्ता प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें साम्राज्य का विभाजन
इक्ता में कर दिया जाए, इक्ता मतलब भूभाग में कर दिया जाए, और हर एक भूभाग का जो प्रमुख होगा वो इक्तेदार होगा। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछी जाए कि इक्तेदारी व्यवस्था की नींव सबसे पहले किसने रखी, तो जी हां, बताने की जरूरत नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। अच्छा, इतिहास ऐसा बताता है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है 1221। सन 1221 में ख्वारिज्म के एक शासक हैं ख्वारिज्म शाह। ख्वारिज्म शाह के राज्य पर अटैक करता है चंगेज खां, मतलब मंगोल शासक। और मंगोल शासक जो है, याद रखेंगे, चंगेज खान, ये ख्वारिज्म शाह की सल्तनत पर अटैक करके उनको मार देता है। और फिर लूटपाट करने के बाद उनका जो बेटा है, तो ख्वारिज्म शाह का जो बेटा है जिसका नाम है जलालुद्दीन मांगबरनी, उसका पीछा करने के लिए बढ़ता है। तो जलालुद्दीन मांगबरनी को जब ये पता चलता है कि मेरे पिता का कत्ल हो गया है खारिज्म में और अब चंगेज खान मुझे नहीं छोड़ेगा, तो वो खारिज्म से होता हुआ, अफगानिस्तान से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ हिंदुस्तान सरजमी पर एंटर होता है और हिंदुस्तान में सीधे पहुंचता है दिल्ली सल्तनत के नवोदित सुल्तान के पास में। यहाँ दिल्ली सल्तनत के नवोदित सुल्तान का मतलब ये है कि 1210 में तो गद्दी पर बैठे हैं कौन, इल्तुतमिश। और घटना जो ये घट रही है ये 1221 की घटना घट रही है, मतलब सिर्फ अभी 11 साल ही हुए और जलालुद्दीन मांगबरनी पहुंच गया है मदद के लिए कि मेरी रक्षा करिए इल्तुतमिश साहब आप। लेकिन इल्तुतमिश को यह बहुत अच्छे से पता था कि जलालुद्दीन मांगबरनी के पीछे कौन सी शख्सियत पड़ी थी। तो जलालुद्दीन मांगबरनी के पीछे जो शख्सियत पड़ी थी, जस्ट लाइक चंगेज खान और जलालुद्दीन मांगबरनी, तो समय की नजाकत को समझा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सोचा कि यदि मैं जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण दे देता हूं तो बैठे ठाले मेरी 11 साल की सल्तनत मिटने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि चंगेज खान जो है वो मुझे फिर नहीं छोड़ेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि उड़ता तीर क्यों लूं, ऐसा कूटनीतिक तरीके से सोचा किसने, इल्तुतमिश ने। इसीलिए उसने जलालुद्दीन मांगबरनी से आदर पूर्वक जो है वो माफी मांगी कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं आपकी रक्षा करूंगा तो चंगेज खान जो है मेरे साम्राज्य को नष्ट करके रख देगा। और इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि सिंधु नदी के तट तक चंगेज खान पहुंच गया था और बस सिंधु नदी को पार करके जैसे ही वो आगे बढ़ते, हिंदुस्तानी सरहद में इल्तुतमिश के अधिकार क्षेत्र से चंगेज खान का सामना होना था। तो अपनी कूटनीतिक चाल के जरिए या अपने माइंड की वैल्यू का उपयोग करके जलालुद्दीन मांगबरनी की मदद करने के बजाय प्यार से उसको मना कर दिया और इस तरह से आते हुए खतरे को टाला। क्योंकि यदि चंगेज खान अगर इल्तुतमिश के टाइम पर पहुंच जाता दिल्ली, तो आप ये यकीन मानिए कि चंगेज खान मतलब मंगोल शासकों के अधीन फिर हम होते। मतलब जो हम मिडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, ये 1221 से दिल्ली सल्तनत नहीं, मंगोली सल्तनत स्टार्ट हो जाती। मतलब अपनी कूटनीतिक चाल के बल पर इल्तुतमिश ने इतने बड़े खतरे को आसानी से डिसॉल्व कर दिया और जलालुद्दीन मांगबरनी को भी आदरपूर्वक मना कर दिया। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सुल्तान जिसने सिक्कों की अहमियत समझी और बाजार व्यवस्था का विकास किया, तो सिक्कों की अहमियत समझने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश है। मतलब मौद्रिक प्रणाली का विकास सबसे पहले किसने किया है, इल्तुतमिश ने। और यदि आप मौद्रिक प्रणाली का विकास करते हो, यदि आप मुद्रा का विकास करते हो, तो आप मानो चाहे ना मानो बाजार व्यवस्था का या मार्केट का विकास अपने आप ही हो जाता है। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए
चांदी के सिक्के टंके का इस्तेमाल किया, जैसे कि आप देख रहे हैं ये चांदी का सिक्का है, इनको टंका कहते हैं, और ये तांबे के सिक्के हैं, इनको जीतल कहते हैं। और इल्तुतमिश ने सिक्कों पर जो भाषा लिखवाई वो शुद्ध अरबी लिखवाई। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शुद्ध अरबी में सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन है? तो शुद्ध अरबी में सिक्के जारी करने वाला पहला शासक जो है उसका नाम इल्तुतमिश है। तो इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का टंका और तांबे के सिक्के जीतल चलवाए थे। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इल्तुतमिश जो है उसको हम क्यों बहुत अच्छे तरीके से याद रखते हैं, या इल्तुतमिश जो है ऐसा उसने खास क्या काम किया था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान जिसने वंशानुगत पद व्यवस्था की शुरुआत करी, मतलब अपने खानदान से ही वारिस का चयन किया, ऐसा पहला शासक है इल्तुतमिश। दरअसल में हुआ ये कि साल 1235 में ग्वालियर को विजय करके जब इल्तुतमिश आ रहा था तब उसने बीच रास्ते में पड़ाव डाला, और पड़ाव डालकर उसने अपने सभी बेटों को, स्पेशली जो 3 बेटे थे, उनको खत लिखा कि मेरी तबीयत जो है वो बड़ी नासाज है। और बेटी जो थी उस तक भी चिट्ठी पहुंची जिसका नाम था रजिया, कि मेरी तबीयत जो है वो काफी खराब हो चुकी है। दरअसल में एक टेस्टिंग थी। चिट्ठी को सुनकर सबको लगा कि दिल्ली का सिंहासन पर कोई भाई ना बैठ जाए, इसलिए कोई भाई नहीं आया। लेकिन जो बेटी है रजिया सुल्ताना, वो सारे काम छोड़कर अपने फादर के पास आ गई। असल मायने में इल्तुतमिश के सभी बेटों और बेटियों में जो सबसे ज्यादा बेहतर प्रशासक है, कुशल प्रशासक है, बेहतर हथियार चलाती है, बेहतर कूटनीति है जिसके पास, सोच और समझ का दायरा बहुत बेहतर है जिसका, सभी बेटों में वो रजिया सुल्तान है। तो 1235 में ग्वालियर विजय के बाद ही सुल्तान इल्तुतमिश ने इस घटना के बाद, कि जब अपने बेटों को बुलाया और कोई नहीं आया और रजिया आई, तो इस घटना के बाद जो सिक्के थे उन सिक्कों पर उसने एक नाम अंकित कराया, द नेम इज रजियतुद्दीन, मतलब रजिया के जैसा कोई नहीं। और इसका मतलब है कि सल्तनत कालीन इतिहास में पहला शासक है इल्तुतमिश जो वंश परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि बेटियों को भी यदि लायक हैं तो उनको मौका दिया जाए। ये पूरी दुनिया को समझाने वाला पहला रूलर है इल्तुतमिश। तो यदि बेटी सच में लायक है, यदि बेटी में सच में हुनर है, तो बाप आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इल्तुतमिश साहब ऐसा कह रहे हैं। और ये सीखना चाहिए हर बेटी को कि अच्छे से देखिए, यदि बेटियों में लायकी होगी, ये चीज बेटियों को समझने वाली है कि यदि बेटियों में लायकात होगी, बेटियों में यदि नॉलेज होगा, बेटियों में यदि पावर होगा, तो आप बिलीव करिए कोई आपका साथ दे चाहे ना दे, आपका फादर, आपका पहला लव आपका साथ जरूर देगा। तो इसलिए सारी बेटियों से ये मैसेज है मेरा कि आप जिस भी फील्ड में बेहतर कर सकते हो उस फील्ड में बेहतर करें। केवल शिक्षा एक पहलू नहीं है। यदि खाना बना सकते हैं तो उसमें बेहतर करें, यदि पढ़ाई कर सकते हैं तो उसमें बेहतर करें, कोई आर्ट आता है तो उसको बेहतर करें, कोई गाना, कोई पेंटिंग या कोई भी हुनर यदि आप में है तो उसको आप एक्सप्रेस करें। आप बिलीव करिए कोई आपके हुनर को आगे बढ़ाए चाहे ना बढ़ाए, आपके फादर आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे। इतिहास हमको यही सिखाता है, गड़े मुर्दे हमको यही बताते हैं कि कौन सी परिघटनाएं बेहतर थीं और कौन सी परिघटनाएं बेहतर हो सकती हैं। ये माइंडसेट हमारा डेवलप कराती है हिस्ट्री। तो इस तरह से एक बाप का आगामी उत्तराधिकारी के रूप में अपनी बेटी को देखना, ये दिल्ली सल्तनत में बहुत जल्दी देखने को मिला। 1206 से बनी हुई सल्तनत 1235 में हमको मिल गया देखने के लिए कि एक शासक लेडीज अपॉइंट हो। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आपने याद रखना है। इल्तुतमिश वो पहला शासक था जिसने टकसाल परंपरा की शुरुआत करी। यहां टकसाल परंपरा का मतलब है कि सिक्कों पर मूल्य अंकन प्रणाली की शुरुआत की थी। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के सिक्के नहीं। जैसे इन सिक्कों पर आप देख रहे हैं, ये व्यक्तित्व तो उभरा हुआ है, ये नंबर उभरा हुआ है, इसको कहते हैं। तो सिक्कों पर टांकना,
उस मूल्य का अंकन की जिस मूल्य का सिक्का है। तो भारत में टकसाल परंपरा, जैसे 1 रुपए के सिक्के पर 1 रुपए लिखा होता है, 5 रुपए के सिक्के पर 5 रुपए मूल्य होता है, ये चीज जहां टांकी जाती है वो कहलाती है टकसाल। तो टकसाल परंपरा की शुरुआत भी मौद्रिक नीति के अंतर्गत बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अल्तुमिश करते हैं। कुतुब मीनार की जब भी हम बात करते हैं तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन 1210 में उनकी अकस्मात डेथ हो गई थी और सिर्फ 2 ही पिलर्स बने होंगे। तो आगे एक व्यक्ति आएगा, नाम है इल्तुतमिश, वो कुतुब मीनार के काम को पूरी तरह से पूरा करवाएगा। तो इस तरह से कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराने वाला व्यक्ति है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो है उसने ये काम पूरा करवाया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बना है, तो आपको मुझे बताना चाहिए या आप मुझे बता देंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे पढ़ाते समय कि इस्लामिक उद्घोष की ये सबसे पहली इमारत है, मतलब हिंदुस्तान में इस्लाम की एंट्री हुई है, हिंदुस्तान में इस्लाम साम्राज्य स्थापित हुआ है। इस बात की मिसाल उगते सूरज के साथ और अस्त होते चांद के साथ जब तक ये कायनात रहेगी, जब तक इस धरती पर ये कुतुब मीनार है, इस बात की गवाही हमेशा देती रहेगी, ऐसा गौरी ऐबक को संबोधित करते हुए कहते हैं। गौरी का ही मानना था या गौरी का ही कहना था कि भारत में इस्लामिक रूल जो स्थापित हुआ है, भारत में जो इस्लामिक साम्राज्य या भारत में तुर्की साम्राज्य जो स्थापित हुआ है, इस तुर्की साम्राज्य की गूंज हमेशा मेरे ना रहने के बाद भी आने वाली भावी पीढ़ियों को बराबर सुनाई देनी चाहिए। अपने मालिक के नक्शे कदम को या अपने मालिक की बातों को लफ्ज ब लफ्ज जिसने पूरा किया, नाम है ऐबक। और ऐबक ने ही इसी वजह से इस बिल्डिंग को बनाकर रख दिया या इस इमारत को बनाकर रख दिया जो दुनिया में सबसे ऊंची जो है इमारतों में मानी जाती है या एक है उनमें से। तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, ये भी आपको पता है कि भारत में इस्लामिक संस्कृति फैलेपन पे इसके लिए कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। किसके परिसर में बनाई थी? याद करिए, कुतुब मीनार के परिसर में ही कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनी हुई है। इस कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को और थोड़ा हरा भरा और थोड़ा बेहतर और थोड़ा अच्छा, तो देखिए कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद ये दिख रही और ये बाजू से जो दिख रही है इस्लामिक उद्घोष की सबसे ऊंची इमारत। तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को भी भव्य किसने बनाया है? इल्तुतमिश साहब ने। अब इसके बाद अपने जीते जी ही मेरा मरने के बाद मुझे कहां दफन किया जाए, ये भी बताने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश है। मतलब इल्तुतमिश ने अपना मकबरा खुद ही बताया था कि मुझे मरने के बाद यहां दफन कीजिएगा। तो इल्तुतमिश ने अपना मकबरा जो है वो स्वयं बनवाया था, मतलब जगह डिक्लेयर करवाई थी। अब भारत का पहला मकबरा कौन सा माना जाता है? ध्यान से सुनिएगा। भारत का पहला मकबरा जो है इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है, जिनको दिल्ली के सुल्तान गढ़ी में दरअसल में क्या किया गया था? दफन किया गया था। हुआ दरअसल में ये कि सन 1229 में जब बगदाद के खलीफा ने वैधानिक पद की स्वीकृति दी और पहला इस्लाम के अकॉर्डिंग रूल करने वाला सुल्तान मिला दिल्ली को, तो यदि इल्तुतमिश के लिए एक फायदे का सौदा था ये या खुशखबरी थी ये, तो फिर दूसरा पल भी इंतजार कर रहा था कि नसरुद्दीन महमूद जो उसका सबसे बड़ा बेटा था इल्तुतमिश का, उसकी सडनली डेथ हो जाती है और इल्तुतमिश की डेथ के बाद ही उसको दफनाया हिंदुस्तान में ही जाता है। और तुर्कों के द्वारा दफन होने वाला या तुर्कों के द्वारा बनाया जाने वाला हिंदुस्तान में ये पहला मकबरा बनता है, जिसको सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहते हैं, जो इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि इस मकबरे को भी किसने बनवाया है? इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश वो व्यक्ति है जिसको बहुत अच्छे से पता है कि आवाम को कुछ बेसिक बुनियादें चाहिए हैं, जैसे हौज सम्मी।
हौज सम्मी का मतलब होता है कि पानी जो है वो अगर सल्तनत के हर घरों तक पहुंचेगा तो हाहाकार जैसी कंडीशंस नहीं निर्मित होगी और सल्तनत के कार्यों को चलाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान ये आज बेसिक बुनियादें हैं, शुरुआत में से बेसिक बुनियादें हमेशा से रही हैं। कौन याद रखेंगे? जल। तो जल की अवेलेबिलिटी जो है वो अपने कंधों पर सुल्तान ने ले ली थी और इसके लिए एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया था, हौज सम्मी। इल्तुतमिश ने जामा मस्जिद भी बनवाई है, लेकिन बदायूं में, ताकि लोग अल्लाह का दीदार कर सकें, अल्लाह को याद कर सकें। इसी वजह से जामा मस्जिद बदायूं में किसने बनवाई है? इल्तुतमिश ने। अब जो चीज मैंने आपको बताई ये वही चीज है कि जो भी बेटे और बेटियों में सबसे योग्य हैं, इल्तुतमिश ने उसी को सुल्तान चुना। मतलब जेंट्स परंपरा या पुरुष परंपरा या पुरुष प्रधान परंपरा से सुल्तान निकालने की बजाय उसने योग्य को दरअसल में गद्दी पर बैठाना उचित समझा और इसी प्रक्रम में रजिया को आगामी वारिस घोषित करता है इल्तुतमिश। लेकिन सन 1236 में इल्तुतमिश जो है वो एक अभियान करता है जिसको कहते हैं बामियान अभियान, और बामियान अभियान में उसकी तबीयत जो है वो सही नहीं होती है और तबीयत सही नहीं होने के कारण ही कुछ समय बाद इल्तुतमिश की हो जाती है डेथ 1236 में। तो अब यहां इल्तुतमिश का चैप्टर मैं करता हूं क्लोज, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जैसा इल्तुतमिश चाहता था क्या वैसा हुआ? क्या इल्तुतमिश की डेथ के बाद रजिया सुल्तान बनेगी, या दिल्ली पर अप्रत्यक्ष रूप से जो अभी तक शासन कर रहे थे दिल्ली के अमीर तुर्क, क्या दिल्ली के यही अमीर तुर्क जो हैं ये रजिया को भी शासक अपॉइंट करेंगे, या इल्तुतमिश की भावनाओं के विरोध में जाकर इल्तुतमिश की बातों के को न मानकर उसके किसी बेटे को बनाएंगे अगला वारिस? क्योंकि लेडीज के दिशा निर्देशन में काम करना क्या अमीर तुर्कों को होगा पसंद? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। मतलब अब इसके बाद जो अगला सेशन होगा उस पे हम रजिया के शासक बनने की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर बने इसका भी बराबर ध्यान रखेंगे। तो इल्तुतमिश की कहानी यहां होती है खत्म। रजिया कैसे बनेगी शासक इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू।